हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 9 और 10 के बारे में। हम आप लोग को बताए थे कि जब भी कोई एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोग को सबसे पहला काम होना चाहिए कि उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना चाहिए, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में जानकारी होना चाहिए। देखिए, बहुत दिनों से हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। आज जितना भी हो सके मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाबू, और आज इसका निपटारा कर देंगे। कल फिर हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे, क्योंकि सिलेबस भी कंप्लीट करने में आपको 3 मिनट से 4 मिनट समय लगेंगे। फिर हम लोग को रिवाइज भी करना पड़ेगा, इसीलिए आज जितना भी हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आज जो है सो 9 और 10 के देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन आए थे, उसके बारे में सॉल्व करेंगे। 9 और 10 के क्लास 9 और 10 के, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग के बीच एक पॉजिटिविटी बातें हो जाए। वो क्या है कि मां ना होती तो वफा कौन करेगा, मां ना होती तो वफा कौन करेगा, ममता का हक भी अदा कौन करेगा। रब से ख्वाहिश है हमारी हर एक माँ को रखे सलामत, रब से ख्वाहिश है हमारी कि हर एक माँ को रखे सलामत, वरना हमारे लिए वफा भी दुआ भी कौन करेगा, है ना। सही बात है, क्योंकि मतलब होता है ना कि जो ट्रू लव वो माँ के सिवाय दुनिया, माँ पिता के सिवाय दुनिया में कोई नहीं करता बाबू। दिखावे के लिए तो बहुत को है दुनिया में, बट रियल वाला जो लव होता है, ट्रू वाला लव जो होता है, वो आपको सिर्फ माँ पापा ही करते हैं, है कि नहीं। तो उन लोगों को हमेशा खुश रखना है ना। और उनके लिए कुछ ज्यादा कुछ तो उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है डिमांड किए हैं कि नहीं हमको तुम ऐसे करो वैसे करो। बस नॉर्मल से एक डिमांड रखे हैं कि आप एक सरकारी नौकरी ले लो, वो आप ही के हित के लिए बोल रहे, लेकिन उनसे उनको बहुत खुशी होगी। तो उनके लिए भी कम से कम ये बात दिमाग में रख के उनके लिए भी कम से कम मेहनत करना बाबू, और इस बार अपना झंडा गाड़ देना है ना। तो आज देखेंगे बाबू कि 9 और 10 का भी क्वेश्चन किस तरह से आया था। ऐसा नहीं कि 9 और 10 का गए तो इसमें क्वेश्चन का लेवल बदल गया, क्वेश्चन हार्ड पूछने लगा, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए क्वेश्चन, और आज जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, है ना। उसके बाद कल से जो है हम लोग अपने टॉपिक और मूव करेंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने में भी 3 से 4 मिनट समय लगेंगे। तो चलिए जानते हैं किस तरह से क्वेश्चन आया था आज। देखिए फटाफट करते जाइएगा हम लोग के साथ। सबसे पहले नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई x के पावर x इज इक्वल टू 7 के पावर x प्लस का 49। अब x के किस मान के लिए ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग अपना से दिमाग नहीं लगाइएगा, अब इसको बाय ऑप्शन के थ्रू जाइएगा बाबू। देखिएगा 7 रखेंगे तो ये क्या निकलेगा, 7 के पावर 7 और इज इक्वल टू 7 के पावर 49 और प्लस का 7 क्या हो जाएगा, 49 और 1 50 56 हो जाएगा बाबू, है ना। अब ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं, तो मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरा ऑप्शन रखते हैं 49 के पावर 49, तो 49 के पावर 49, 49 के पावर में 49 और इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 7 के पावर 49 प्लस 49 98 हो जाएगा। अब देखिए बाबू ये 49 को हम लिख सकते हैं 7 के पावर 2, एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और ये हो गया 49, और आप लोगों को पता है कि पावर का पावर रहेगा तो क्या होता है मल्टीप्लाई, मतलब ये हो गया 7 के पावर 98, और इधर था ही बाबू मेरा 7 के पावर 98, तो ये दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब 49 जो है सो मेरा राइट आंसर हो गया, है ना। 21 तो वैसे ही नहीं होने जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सो मेरा सही आंसर हो गया। समझ में आया। इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा अप्रोच करना किससे, ऑप्शन के थ्रू। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स, मतलब द्विघात समीकरण जिसका जड़ों लिखे, अच्छा जिसका जड़ों समीकरण इतना का जड़ों का पारस्परिक है वह, मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि बाबू एक द्विघात समीकरण दे रखा है, ये अगर इसके रूट्स का रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे बाबू, है ना, इसके रूट्स का उल्टा करेंगे तो फिर उसका रूट्स क्या बनेगा, सॉरी उसका समीकरण क्या बनेगा, सो पूछा है। फिर से क्वेश्चन समझिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है ये बाबू द्विघात समीकरण, बोल रहा है कि अगर इसके रूट्स को उल्टा कर देगा ना गुरुजी तो फिर उसका इक्वेशन क्या बनेगा, वो पूछा हमसे क्वेश्चन। हम आप देखिए बाबू ये कंडीशन को अगर हम fx लिखे बाबू तो fx तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तब तो इक्वेशन में लिखा हुआ बाबू ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c जो है आपका 0 के इक्वल है। हम क्या किया कि हम मान लिए कि x से जो है ना गुरुजी ये रूट है, ये x ये जो सो कुछ और नहीं, ये रूट है बाबू, मान लिए हम। तो क्या पूछा हमको कि रूट्स का रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो फिर इक्वेशन क्या बनेगा, सो पूछा है। तो उसके रूट्स को उल्टा कर दीजिए बाबू, f ये हो जाएगा 1/x, तो ये भी तो चेंज होगा, ये हो जाएगा a/x स्क्वायर, फिर प्लस का b/x और प्लस का c इज इक्वल टू 0 के इक्वल होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम लेने के लिए आता है, एलसीएम लिए तो नीचे आ गया x स्क्वायर, ये उधर जाके 0 हो गया बाबू, तो ये डायरेक्ट हो जाएगा a प्लस का bx और प्लस का cx स्क्वायर, नीचे ला x स्क्वायर इधर आके 0 हो गया बाबू, समझ रहे हैं ना उतना। अब देखिए किस ऑप्शन में है इस तरह, a प्लस का b
ए प्लस का बी एक्स प्लस का सी एक्स स्क्वायर, सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का ए इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो गया। मतलब ये समीकरण के रूट्स का अगर रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, तो वो उसका समीकरण ये बन जाएगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन x के पावर 25 प्लस का 1 इज डिविजिबल बाय x प्लस 1। अब देखिए इतना जो है सो डिवाइड करते हैं, तो फिर मेरा क्या लिखा हुआ है कि इतना को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, क्या पता होना चाहिए कि जो x के पावर n और प्लस a के पावर n रहा बाबू, तो ये हमेशा डिविजिबल होगा किससे, x प्लस a से। कब, जब आपका n जो है बाबू, n आपका क्या हो, ऑड हो तब, है ना। n जब आपका ऑड होगा तो ये हमेशा x प्लस a से डिविजिबल होगा, इवन के केस में नहीं होता बाबू, ये आपको शॉर्ट ट्रिक में भी बताएं। अब देखिए ये हमेशा दोनों का दोनों ऑड होना चाहिए, n ऑड है बाबू, x के पावर 25 और 1 के पावर 25 लिख सकते हैं, तो ये दोनों हमेशा डिविजिबल हो किससे, x प्लस a से। जब ये दोनों डिविजिबल होगा बाबू x प्लस a से, मतलब x प्लस 1 से, तो इसका मतलब है कि शेषफल क्या होगा। अब x के पावर 25 लिखा है बाबू और 1 लिखा हो, तो 1 के पावर 25 भी लिख सकते हैं। और ये हम अभी तुरंत बताएं कि ये हमेशा डिविजिबल होता है किससे, x प्लस 1 से। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन भी वही पूछा है कि अगर x प्लस 1 से भागा देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल तो 0 मिलेगा, क्योंकि ये पूरी तरह से डिविजिबल हो जाता है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा कि 21 से 100 तक सभी पूर्णांकों का योग क्या होगा, 100 पूछा है। लो हो गया दिक्कत। अब हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर 1 to n तक रहा तो हम लोग जानते हैं, है ना, 1 प्लस का 2 प्लस का 3 और प्लस का इसी तरह n तक रहा बाबू, तो इसका योग हमको आता करने के लिए कैसे करते हैं गुरुजी, तो n और इनटू में n प्लस 1 और डिवाइड बाय 2 ऐसे ही किया जाता। लेकिन यहां बीचे से पूछा बाबू, बीच का नंबर का समेशन पूछा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 21 प्लस का 22 प्लस का 23 और प्लस का कहां तक गया है, तो ये 100 तक गया है। इसका समेशन क्या होगा 100 पूछा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इसको आपको a मान लेना है फर्स्ट वाला नंबर को, और लास्ट वाला नंबर को b मान लेना है। सबसे पहले क्या करना है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे मतलब a प्लस का b करना है। फिर क्या करना है, फिर b में एक ऐड कर देना है और a को घटा देना है और डिवाइड कर देना है 2 से। ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए तो बीच के नंबर का समेशन निकल जाएगा बाबू, है ना। आप देखिए यहाँ कीजिए a प्लस का b, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 121, तो यहाँ 121 कर दिए, इनटू में b में एक जोड़ना है, मतलब 101 में 21 जाएगा बाबू, तो कितना बचेगा 80 बचेगा, तो 80 कर दिए और डिवाइड कर देना किससे, 2 से। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 बार में। मल्टीप्लाई करना आता कीजिए, मल्टीप्लाई हो गया 4 एकम 4, 4 दूनी का 8 और 4 एकम 4, तो ये हो गया 4840। 4840 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सो मेरा सही आंसर हो गया, है ना। तो ये बीच के नंबर को इस फार्मूला के जरिए आप ऐड कर सकते हैं। चलिए बखूबी समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लुलू लाल से क्वेश्चन दे रखा, रूट 9 का वैल्यू क्या होता है, वो 3 होता है। इनटू में रूट 64 का वैल्यू क्या होता है, 8 होता है। और इनटू में रूट अंडर 0.04 का वैल्यू क्या होता है, 0.2 होता है गुरुजी, तो 0.2 कर दिए। पॉइंट हटाएंगे बाबू तो नीचे मेरा ऊपर जो है सो 10 चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, गुना तो करने आता है 4 तिया का 12, तो 4 तिया का 12 120 हो गया मेरा आंसर, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि 9 to 10 बोला तो इसका लेवल बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है बाबू। 9 to 10 का भी एग्जाम बहुत बढ़िया से आता है, मतलब उसका भी आप क्वेश्चन जो है ना प्रत्येक सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको हल्का फुल्का पढ़ा होना चाहिए, है ना, वरना बिना पढ़े हुए तो कुछ होता नहीं है आजकल। फिर देखिए फार्मूला पूछा a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो हम लोग a क्यूब माइनस बी क्यूब का तो बहुत को नहीं आता, लेकिन ये फार्मूला जरूर आता है, a माइनस बी का होल क्यूब। ये क्या होता है, ये होता है गुरुजी a क्यूब माइनस का b क्यूब माइनस का 3ab और इनटू में a प्लस का b, सॉरी a माइनस का b, यही ना होता है। चलो अब देखिए इसी फार्मूला से हमको ड्राइव करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होगा, ये ऐसे ही रहेगा a माइनस बी का होल क्यूब और इसको तिरतरा के इस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा a माइनस का b का होल क्यूब और ये प्लस का 3ab और इनटू में a माइनस का b। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो गया, है ना। ये अलजेब्रा से डायरेक्ट क्वेश्चन फार्मूला से ही क्वेश्चन पूछ दिया बाबू, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस का x2x माइनस का m प्लस का 12 का जड़ो समान और वास्तव है तो m का मान क्या होगा। समान बोला है बाबू और वास्तविक, मतलब रूट्स जो है ना उसका रियल है, रूट्स है और सॉरी रियल भी है और इक्वल भी है। अब देखिए बात को समझिए, पहले ये इक्वेशन को सही से सॉल्व कीजिए बाबू, क्योंकि यहाँ और इक्वेशन सॉल्व हो सकता है। क्या हो जाएगा, ये देखिए ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर, अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा 2x स्क्वायर
माइनस का mx और प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा, जोड़िए बाबू इसको, ये हो गया आपका 3x² माइनस का mx और प्लस का 12, ये आपका 0 के इक्वल हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब क्या बोला कि इसका रूट्स जो है ना वो इक्वल भी है, रियल भी है। तो मान लिया हम कि दो रूट्स ले लिए, अल्फा और अल्फा, रियल भी है बाबू, इक्वल भी है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स आएगा, क्यूबिक इक्वेशन आता तो तीन इक्वेशन आता, तीन रूट्स आता, अगर लीनियर इक्वेशन आता तो एक रूट आता। यहाँ क्वाड्रेटिक दे रखा है इसलिए दो रूट्स ले लिए। अब दोनों का क्या बोला है, ये दो रूट्स है, दोनों रियल भी है, इक्वल भी है। तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है बाबू, समेशन ऑफ रूट्स अल्फा प्लस का अल्फा, तो समेशन ऑफ रूट्स होता है माइनस का b बाय, माइनस का b बाय है तो मतलब m/3 हो जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू में अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c बाय करेंगे तो ये हो जाएगा 12/3। सॉल्व कीजिए बाबू, 3 चौका 12 हो गया, है ना। तो यहां से अल्फा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस का 2 आएगा ना, प्लस माइनस का 2। यहां देखिए बाबू, ये हो गया आपका 2 अल्फा इज इक्वल टू m/3, और यहां से m का वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 3 दूनी का 6 अल्फा, और अल्फा के जगह पर अगर प्लस माइनस का 2 पुट करेंगे बाबू तो m का वैल्यू क्या आएगा, तो m का वैल्यू आएगा प्लस माइनस का 12, है ना, प्लस माइनस का 12 आएगा ना, 6 दूनी का 12, तो प्लस माइनस का 12। अब ए और बी ऐसा नहीं, इस तरह नहीं बाबू, ऑप्शन में इस तरह नहीं मारिएगा कि गुरुजी 12 भी आ सकता है माइनस 12 भी आ सकता है, तो हम दोनों में से कोई एक मारेंगे सही हो जाएगा, नहीं। नीचे एक और ऑप्शन दे रखा, क्या दे रखा, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो एक से अधिक में चले जाएंगे बाबू ऑप्शन नंबर डी में, है ना। ऐसा नहीं कि सब दोनों में से एक मार दिए, समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल क्या बोला कि द रैशनल नंबर इज द सेट ऑफ नंबर्स। अब ये क्या बोला, समुच्चय इतना में परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, जिसको p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, और p और q दोनों इंटीजर्स होना चाहिए, और q जो है नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए। इसको p बाय q के रूप में लिख सकते बाबू, नहीं। √2 को नहीं, √4 का लिख सकते बाबू, √4 अगर निकलेगा रूट से तो ये बनेगा 2, और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, दोनों को दोनों इंटीजर है, q नॉट इक्वल टू 0 है, और p बाय q के रूप में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो है सो मेरा एक परिमेय संख्या हो गया, जो कुछ नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सही आंसर हो गया। 127 को भी नहीं लिख सकते हैं, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लुल्लू लाल जैसा क्वेश्चन है बाबू, है ना। फिर क्या बोला कि इसका HCF पूछा है। अब HCF क्या होता है, तो HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। हाईएस्ट भी रहना चाहिए, कॉमन भी रहना चाहिए, फैक्टर भी रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए सब दोनों में कॉमन कर लेते हैं 2x। जब अगर हम 2x कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस का 1, x² प्लस का 1। चलिए जी, ये फिर क्या है, x² प्लस का 1 लिखा हुआ है, x² प्लस का 1। अब देखिए यहां जो है ना, सो यहां हम क्या कर देते हैं, यहां लिख देते हैं बाबू x² का होल स्क्वायर और माइनस का 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया a² माइनस का b²। तो क्या बनेगा, a माइनस का b इंटू में a प्लस का b, है ना, a प्लस का b और इंटू में a माइनस का b, यही बनेगा। अब हमसे क्या पूछा है कि HCF पूछा है। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सभी में कॉमन क्या है बाबू, तो इसमें भी x² प्लस का 1 है, इसमें भी x² प्लस का 1 है, और इसमें भी x² प्लस का 1 है, तो यही मेरा क्या बन जाएगा HCF। अब x² प्लस का 1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि इफ x प्लस वाई डिवाइड बाय x माइनस का y इज इक्वल टू 3 है, तो हमको x बाय y का वैल्यू पूछा है ना। अब देखिए x बाय y का वैल्यू पूछा है तो हम क्या करते हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में y से डिवाइड कर देते हैं। जब y से डिवाइड करेंगे बाबू तो ये बन जाएगा x बाय y, है ना, फिर माइनस का 1 बन जाएगा और डिवाइड बाय x बाय y, और ये फिर क्या बन जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ प्लस का 1 बनेगा, इज इक्वल टू 3 बनेगा। अब ये x बाय y को कितना बार लिखेंगे, तो x बाय y को हम लोग सपोज कर लेंगे कि ये p है ना, तो ये बन जाएगा मेरा p प्लस का 1, और ये चल जाएगा उधर बाबू, तो बन जाएगा 3 इंटू में p माइनस का 1। अब सॉल्व करने आता कीजिए सॉल्व, ये हो गया p प्लस का 1 इज इक्वल टू, ये बन गया 3p और माइनस का 3, ये उधर जाएगा तो बन जाएगा 2p, और ये इधर आएगा तो बन जाएगा 4। तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, और p के जगह पर है क्या बाबू, तो p के जगह पर है x बाय y, तो x बाय y का वैल्यू क्या आ गया 2/1। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। कोई दिक्कत इस सवाल में भी बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 9 और 10 में भी इतना आसान सवाल पूछा गया है ना, इसलिए आप लोग हल्का सा प्रिपरेशन बढ़िया से कीजिएगा ना, तो इजी से एग्जाम निकलेगा, एग्जाम निकले में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 50 डिग्री इज। अब देखिए इसका वैल्यू पूछा है तो कैसे निकालेंगे। अब देखिए बाबू, हम ये जो 40 डिग्री है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा बढ़िया से, ये साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, और 40 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री और माइनस का 50 डिग्री। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 90 डिग्री माइनस का 50 डिग्री करेंगे तो 40 डिग्री ही होना है। लेकिन इससे हमको क्या फायदा हो जाएगा कि ये साइन जो है सो चेंज होगा किस में, कॉस में चेंज हो जाएगा। जब कॉस में चेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 45 डिग्री।
cos स्क्वायर 45 डिग्री ना, cos स्क्वायर 50 डिग्री ना, cos स्क्वायर 50 डिग्री, और वहां प्लस में दे रखा बाबू sin स्क्वायर 50 डिग्री, sin स्क्वायर 50 डिग्री। आपको पता कि जब एंगल सेम रहता है बाबू और स्क्वायर में रहता है साइन और कॉस, तो समेशन में तो ये क्या बन जाता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 पड़े ना। यहाँ एंगल में क्या दे दिया हुआ था, एंगल में दे दिया 50 डिग्री, उससे क्या दिक्कत है, एंगल सेम रहना चाहिए बस, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन एक्स, साइन, अच्छा इसका वैल्यू पूछा। आप देखिए बाबू ये साइन एक्स लिखा हुआ, साइन एक्स कर दिए साइन एक्स, फिर इनटू में यहां क्या लिखा हुआ साइन 2 पाई प्लस का एक्स, 2 पाई प्लस का एक्स, तो 2 पाई 360 डिग्री में प्लस एक्स करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चल जाएगा। और 2 पाई पे साइन चेंज होता है क्या, नहीं चेंज होता है, इसका मतलब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स, ये साइन एक्स कर दिए। फिर क्या लिखा हुआ है साइन 4 पाई प्लस का एक्स, तो ये भी फिर वापस चल जाएगा किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी बन जाएगा मेरा साइन एक्स, साइन एक्स। यहां तक कहां तक चला गया बाबू, तो साइन 2n पाई प्लस का एक्स लिखा हुआ है, तो 2n पाई मतलब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चलेगा, सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगा क्योंकि प्लस एक्स हो रहा है बाबू, तो ये भी बन जाएगा मेरा साइन एक्स, ये भी क्या बन जाएगा साइन एक्स। अब ये साइन एक्स गया है बाबू n तक गया है ना, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा साइन के पावर n x, साइन के पावर n x, है ना, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो गया। ये सब क्वेश्चन में तकलीफ ही नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला कि द शेडो ऑफ 10 मीटर लॉन्ग टावर इज, क्या लिखा हुआ 100 मीटर लंबाई एक मीनार का छाया की लंबाई 100√3 मीटर है, तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का कोण क्या होगा। सुनिए बाबू क्या लिखा हुआ 100 मीटर लंबाई का एक मीनार है, 100 मीटर लंबाई का एक मीनार है। अब ये जो मीनार है बाबू उसका छाया का भी लंबाई दे रखा है, छाया ये रह गया, छाया तो ऐसे ही बनता है, ये कितना है, ये मेरा है 100√3। तो हमसे क्या पूछा हुआ है कि छाया, तो छाया और मीनार के कोटि के बीच का एंगल बाबू, द एंगल बिटवीन शैडो एंड अपर एंड, अपर एंड मतलब ये कोटि हो गया और ये इसके नीचे के बीच का एंगल हमसे पूछ रहा है ना, बीच का एंगल, ये एंगल थीटा पूछ रहा है, तो क्या निकलेगा थीटा। अब देखिए यहां से हल्का सा अपना दिमाग विवेक का इस्तेमाल करना है कि हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये जो 6 वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका किसका इस्तेमाल करके इसका वैल्यू निकल जाए मेरा एंगल का। तो देखो बाबू हमको दिया हुआ क्या, परपेंडिकुलर दिया हुआ और बेस दिया हुआ, यही ना दिया हुआ है, तो जब भी परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ तो हम टेन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टेन में दोनों यूज होता है, टेन या कॉट में, कि टेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टेन का इस्तेमाल किया तो क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 100 और डिवाइड बाय क्या होता है बेस, बेस के जगह पर क्या 100√3, यहां से ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 1/√3 हो गया। अब 10 में कितना, 10 में मतलब ये एंगल का मान कितना रखे, 10 में कितना डिग्री का वैल्यू जो बाबू 1/√3 होता है, तो थीटा का वैल्यू अगर 30 डिग्री रख दीजिएगा तो 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, तो एंगल कितना निकल गया 30 डिग्री, जो किस नंबर ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो गया। ये हाइट और डिस्टेंस में बड़ा ही आसान सवाल आता है, बशर्ते आपको इसमें एक काम आना चाहिए फिगर ड्रॉ करना। अगर आप फिगर सही से ड्रॉ कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन तुरंत ही बन जाएगा, और अगर नहीं ड्रॉ कर पाइएगा तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं बाबू, है ना। अब थोड़ा मोड़ा तो ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होना ही चाहिए। आते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि कोसाइन ऑफ सम ऑफ एन एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट्री एंगल, एक कोण और उसका पूरक कोण का योग का कोसाइन क्या होगा बाबू। कोसाइन बोला है, एक कोण ले लिया हम थीटा, है ना, तो इसका पूरक कोण क्या होगा, दोनों एंगल का समेशन अगर 180 डिग्री हो तो ही इसको पूरक कोण बोलते हैं। तो ये अगर थीटा है बाबू तो इसका पूरक कोण बनेगा 180 डिग्री माइनस का थीटा, है ना। और इसी का समेशन पूछा बाबू, इसी का समेशन पूछा है कि पूरक कोण और वो जो एंगल लिए दोनों का समेशन का कोसाइन का वैल्यू क्या होगा। अब ये थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है -1, है ना, तो -1 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या लिखा हुआ कि द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय sin थीटा प्लस का sin थीटा इज, अब इसको एलसीएम में लेते हैं तो ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या है, तो डिवाइड बाय है sin थीटा, है ना, sin थीटा। अब ये cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 बाबू, तो ये बन गया 1/sin थीटा, और 1/sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा को लिख सकते हैं हम लोग कोसेक थीटा, क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा, जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में तकलीफ ही नहीं होना चाहिए हल्का सा, इसलिए उनको समय ही नहीं दीजिए। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू निकालना है। अब क्या कीजिए, इसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए बाबू, तो फायदा रहेगा, उससे क्या होगा कि रूट बाहर आ जाएगा आपका। रेशनलाइजेशन समझ में आता है ना, परिमेयकरण जिसको बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है 1 माइनस का sin थीटा
और डिवाइड बाय क्या लिखा हुआ है 1 प्लस का साइन थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा इनटू में ये क्या बन गया बाबू, तो ये बन गया 1 माइनस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा और डिवाइड बाय 1 प्लस का साइन थीटा। तो नीचे तो देखिए सेम सेम है, ये स्क्वायर निकल के बाहर आ जाएगा रूट से, बन जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा और नीचे सॉरी ऊपर में और नीचे में क्या बनेगा, सॉरी यहाँ जो है सो माइनस होगा, प्लस कर दिए हम, हड़बड़ी का कारण गड़बड़ी हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन थीटा, ये a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, मतलब ये बन जाएगा मेरा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, अगर उसको थीटा निकालेंगे बाबू रूट से तो क्या बनेगा कोस थीटा, तो ये बन गया 1 माइनस साइन थीटा और डिवाइड बाय कोस थीटा, है ना, इसको पर्टिकुलर डिवाइड कर दीजिए, 1 बाय कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा माइनस का ये क्या बन गया टेन थीटा, तो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा किस नंबर ऑप्शन में, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, पहला जो है ऑप्शन नंबर ए ये मेरा सही आंसर हो गया, है ना। जब भी रूट के अंदर अगर इस तरह का फंक्शन दे रखे तो उसको आपको क्या करना परिमेय करना, रूट से बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो दिमाग काम करेगा, रूट से अंदर रहता है ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में cos 50 डिग्री का वैल्यू दे रखा है तो हमसे पूछ रहा है sin 40 डिग्री का, तो अब दिमाग तो पूरा पंचर हो गया होगा, यहाँ cos 50 डिग्री का इतना वैल्यू तो sin 40 डिग्री का क्या मान निकालेंगे, दिक्कत हो गया। तो हम क्या करते हैं कि इसको cos में कन्वर्ट कर देते हैं, sin 40 डिग्री लिखा है बाबू, इसको लिख सकते हैं हम लोग sin 90 डिग्री और माइनस का 50 डिग्री तो 40 डिग्री आएगा, लेकिन इससे हमको क्या फायदा होगा 90 डिग्री माइनस का थीटा, तो ये कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और 90 डिग्री पर चेंज होगा तो ये बन जाएगा मेरा cos 50 डिग्री और cos 50 डिग्री का वैल्यू तो दे ही रखा है 0.6428, 0.6428 ऑप्शन नंबर सी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। तो एग्जाम में देखना चाहता कि कितना विवेक का इस्तेमाल करते हैं आपके, छोड़ देते हैं प्रश्न को, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, फिर है sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0 और cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है उसका होता है 1/√3, तो ये बन जाएगा √3, तो 0 अगर ऊपरे है बाबू नोमिनेटर में तो नीचे कुछ आवे आंसर 0 ही आना है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ट्रिग्नोमेट्री का पूरा क्वेश्चन भरा हुआ है ना, अगर sin a प्लस का sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 है तो cos स्क्वायर a प्लस का cos के पावर 4a का मान क्या होगा। अब देखिए उसमें हम लोग क्या करते हैं इस समय जो है सो कॉमन कर लेते हैं क्या चीज cos स्क्वायर a को, जब cos स्क्वायर a को हम कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा 1 प्लस का cos स्क्वायर a बनेगा, cos स्क्वायर a, इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा हो गया cos स्क्वायर a का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं, अगर sin स्क्वायर को इधर भेज देंगे बाबू तो क्या बनेगा 1 माइनस का sin स्क्वायर a और 1 माइनस का sin स्क्वायर का a का वैल्यू क्या होता है cos स्क्वायर a, तो cos स्क्वायर a का वैल्यू क्या निकल गया sin a निकलेगा ना, इस इक्वेशन से निकाला है, ये 1 माइनस का sin स्क्वायर है cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर बराबर sin है, इसका मतलब यहां आप रख सकते हैं sin है और इनटू में ये हो जाएगा 1 प्लस का sin है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा sin है और प्लस का sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर है और sin है प्लस का sin स्क्वायर है कितना है बाबू यहां दे रखा, sin है प्लस का sin स्क्वायर है कितना दे रखा 1, तो 1 आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस का 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री माइनस का 5 cos 45 डिग्री। अब sin स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू, sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4, है ना। फिर ये tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये प्लस का 2 इंटू में 3 हो जाएगा, स्क्वायर कर रहे हैं, और माइनस का cos 45 डिग्री का क्या होता है √2। अब देखिए यहीं से आप ऑप्शन में लगा सकते हैं आंसर बाबू, देखिए √2 नीचे तो आना है बाबू, है ना, √2 नीचे रिमूव होगा नहीं, √2 किसी में दे रखा किसी में नहीं दे रखा, तो उपयुक्त में से कोई नहीं मारिए, ऑप्शन नंबर ई, इसको सॉल्व भी कीजिएगा ना तो आपका आंसर नहीं आएगा बाबू, मतलब ये सब में तीनों में नहीं आएगा, क्योंकि रूट तो कैसे हटाइएगा, रूट तो हटेगा नहीं, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आवृत्ति बंटन में माध्यिका और माध्य क्रमशः इतना दे रखा तो बहुलक पूछा है, तो ये सब तीनों के बीच रिलेशन क्या होता है, तो देखिए बाबू रिलेशन क्या होता है, ये जो मीडियन है ना, मीडियन ये इक्वल होता है मॉड और प्लस का मीन के, मॉड प्लस मीन का, है ना, लेकिन ये 3 टाइम्स ऑफ मीडियन जो है और ये 2 टाइम्स ऑफ मीन ये दोनों के इक्वल होता है, याद रखिएगा, पहले लिख लीजिएगा मीन बराबर मतलब माध्यिका बराबर बहुलक प्लस माध्य, और माध्यिका बाबू डबल कर दीजिएगा और ये माध्यिका का ट्रिपल कर दीजिएगा, तो ये आपका रिलेशन निकल जाएगा। हमसे जो वैल्यू दे रखा है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, माध्यिका का वैल्यू दे रखा है, क्या दे रखा है बाबू 28, तो जगह 3 × 28
इज इक्वल टू, बहुलक निकालना है, इसको x मान लिए, प्लस 2 गुने माध्य का भी वैल्यू दे रखा है, माध्य का वैल्यू क्या दे रखा है, 30 दे रखा है, तो 30 कर दिए। ये हो गया बराबर x बराबर 28 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 2 8, और माइनस का क्या हो जाएगा 30 दूनी का 60, तो x का वैल्यू क्या निकल गया, तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 24, और ये x है क्या मेरा, x बहुलक, हमसे पूछा क्वेश्चन में बहुलक ही, तो 24 आ गया जो किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो मेरा सही आंसर हो गया, है ना। इसका आपको यहाँ आना चाहिए रिलेशन, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2 and 3 फ्रॉम द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या बोला कि प्राकृतिक संख्या समुच्चय से लेना एक संख्या जो 2 और 3 द्वारा विभाज्य है, तो प्राकृतिक पूछा है, 2 और 3 से डिविजिबल होगा बाबू। अब संख्या कहां से नहीं है, प्राकृतिक संख्या, मतलब आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, इसी तरह जाएगा बाबू नंबर, है ना। इसी तरह आपका नंबर चलते जाएगा अंत तक, नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृतिक संख्या। अब देखो बाबू हमको उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। अब बात को समझिए, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल का मतलब क्या कह रहा है, ये डिविजिबल होगा 6 से, 6 दूनी का मतलब 6 का टेबल माना चाहिए, है ना, 2 6 12 18, यही ना बाबू। 2 और 3 के डिविजिबल का मतलब क्या है गुरुजी, कि वो 6 का टेबल में आना चाहिए, क्योंकि 2 और 3 का डिविजिबल में मतलब क्या हो गया, यही ना कि दोनों का एलसीएम मतलब 6 निकलेगा, तो 6 का जितना भी नंबर आएगा, 6 का जितना भी मल्टीपल आएगा उससे वो डिविजिबल होगा, 2 और 3 दोनों। यही कहना चाह रहा है। हमसे क्या पूछा कि प्रायिकता निकाले जो 2 और 3 दोनों से भाग हो जाए, तो 2 और 3 दोनों से भाग होने का क्या मतलब होगा कि 6 का गुणांक रहना चाहिए, वो यही बोल रहा है। अब देखिए यहां देखिए क्वेश्चन, हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना। अब बात को समझिए, ये ऐसा नहीं दिमाग लगाना जाएगा कि इसका निकालना प्रोबेबिलिटी, इसका नहीं निकालना, हमको तो दे रखा सेट ये बाबू, और ये सब में हमको निकालना कि वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। अब बात को समझिए, ये देखिए प्रत्येक 6 नंबर में बाबू ने एक 6 से डिविजिबल हो रहा है ना, मतलब प्रत्येक फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1 है, और ये कितना प्रत्येक में आ रहा है, तो 6 में आ रहा है, मतलब प्रत्येक 6 नेचुरल नंबर में, प्रत्येक 6 प्राकृतिक संख्या में एक नंबर ऐसा मिल रहा है ना जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो। ये कहना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है कि प्रत्येक 6 नंबर के सेट में, प्रत्येक 6 नंबर के सेट में एक नंबर ऐसा मिल रहा है जो आपका 2 और 3 दोनों से भाग लग जाए, तो फेवरेबल आउटकम्स तो एक बना, लेकिन ये प्रत्येक 6 नंबर में आ रहा है तो ये 6 बन गया। फिर देखिए बाबू, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये प्रत्येक 12 नंबर में बाबू, प्रत्येक 12 नंबर में 2 नंबर ऐसा मिल रहा है जो ये आपका 6 से डिविजिबल हो जा रहा है ना, 2 से आपका 2 नंबर मिल रहा है कि नहीं, प्रत्येक 12 नंबर में एक ये मिला कि ये मिला। फिर उसी तरह प्रत्येक 18 नंबर में बाबू, 18 नंबर में 3 नंबर ऐसा मिल रहा है जो आपका 6 से डिविजिबल है ना, तो 3 नंबर ऐसा मिल रहा है, मतलब सभी के केस में आपका 1/6 ही आएगा आंसर बाबू। सभी के केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा 1/6, तो 1/6 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर हो गया। समझ में आया। हमको सेट लेना है, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या का है सेट लेना है, ऐसा ना फिर इसमें दिमाग लगाने लग जाए सब, समझ गया ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला, एम जीएम और एचएम के बीच क्या संबंध है ना, तो याद रखिएगा हमेशा जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है किससे, जियोमेट्रिक मीन से, और ये जियोमेट्रिक मीन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल रहता है किससे, हार्मोनिक मीन से, मतलब सबसे बड़ रहता है एम, फिर रहता है जीएम, फिर रहता है एचएम, एम जीएम एचएम, ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला कि द मीन वैल्यू ऑफ अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स इज, पहले n संख्या प्राकृतिक, पहले n संख्यक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का माध्य पूछा कि वर्गों का माध्य क्या होता है, तो वर्गों का माध्य होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, वो कितना होगा बाबू, तो वर्गों का योग पूछा बाबू, मतलब ये वो बाबू 1 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, अब प्लस 1/2 कहां तक गया है, तो प्लस गया है n के स्क्वायर तक। इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होता है n इंटू में n+1 और इंटू में 2n+1/6, 2n+1/6, ये होता है ना 6। लेकिन हमको ये सिर्फ नहीं पूछा कि वर्गों के संख्याओं का, मतलब ये प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, वो उसका नहीं पूछा, उसका समेशन नहीं पूछा, उसका माध्य पूछा है। तो माध्य में हम लोग तो ये लिखते हैं कि आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया, सॉरी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स कितना हो गया, लेकिन नीचे ये भी लिखा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना लिया बाबू n, तो यहां इसलिए n करेंगे बाबू, है ना, ये भूलिएगा ना, तो ये n से n कैंसिल आउट हो गया, तो n +
प्लस का 1 इंटू में 2n प्लस का 1 और डिवाइड बाय 6 जो ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर हो गया। समझ में आ गया? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल में बोला है क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 डिफरेंट फेस बाय थ्रोइंग 6 डाइस इज, 6 पासे फेंककर 6 अलग अलग फलक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगा। आप सबसे पहले देखिए, एक डाइस को जब फेंकते हैं बाबू, एक डाइस को जब फेंका जाता है, एक डाइस को, तो कितना आउटकम्स आता है? तो 6 आउटकम्स आता है। अगर हम 6 डाइस को फेंकेंगे बच्चा लोग, 6 डाइस को फेंकेंगे तो ये आएगा 6 के पावर 6 आउटकम्स आएगा, है ना। एक डाइस को फेंकते तो 6 आउटकम्स आता, तो 6 डाइस को फेंकेंगे तो 6 के पावर 6 आउटकम्स आएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है 6 के पावर 6 बनेगा, है ना। तो ये हो सकता, बाकी ये सब दोनों तो होगा नहीं, ये हो सकता। फिर क्या बोला कि अब 6 पासवा फेंक रहे बाबू 6 बार, तो 6 को 6 जो है ना सो अलग अलग फेस का आना चाहिए। बोला ना कि 6 पासे फेंककर अलग अलग फलक प्राप्त करने के प्राप्त, अलग अलग फलक प्राप्त होगा। अब यहां परमुटेशन काम करेगा बाबू, जितना भी फेस आएगा बाबू वो सारा का सारा क्या रहना चाहिए? डिफरेंट, अलग अलग रहना चाहिए। तो उसको कैसे हम करते हैं? तो हम लोग करते हैं 6 पासा फेंक रहे हैं, 6 को 6 डिफरेंट रहना चाहिए, तो 6 फैक्टोरियल के बारे में फेंकेंगे। समझे कि नहीं बात? बाबू 6 पासा फेंक रहे हैं, 6 को 6 डिफरेंट रहना चाहिए, तो परमुटेशन का यहां कॉन्सेप्ट आएगा। तो 6 फैक्टोरियल टर्म्स हम लोग फेंक सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल टर्म्स फेंकेंगे तो 6 को 6 डिफरेंट फेस आएगा, है ना, अलग अलग फलक आएगा। और टोटल नंबर ऑफ मतलब ये आ गया फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना? 6 के पावर 6। तो आंसर मेरा क्या निकल जाएगा? 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 के पावर 6, जो किस नंबर ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए जो है मेरा सही आंसर हो गया, है ना। 25 नंबर क्वेश्चन तक हो गया ना। तो आज बाबू उम्मीद करते हैं कि सारा ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। यहीं तक रहने देते हैं आज, और समय भी हो गया। ये 25 क्वेश्चन से आप लोग को पता चल गया ना कि एग्जाम का लेवल जो है बहुत हार्ड ही नहीं रहता है ना। अगर आप सही से मेहनत किए हैं बाबू तो आपका एग्जाम इजिली निकल सकता है। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन अब नेक्स्ट डे जो हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे, अब जो है हम लोग सिलेबस की ओर मूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सेवा प्रदान करते हैं आप लोग के लिए, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।